Okay, friends, once again, welcome back and a very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your friends, your parents all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very interesting chapter that is alternating current. What we had discussed so far. So friends, पहले तो alternating circuit किसको बोलते हैं? तो जिसके अंदर हमने जनरेटर कनेक्ट किया हुआ है, जनरेटर मतलब एसी जनरेटर, एसी डायनेमो जिस सर्किट में हम कनेक्ट करते हैं उसको एसी सर्किट बोलते हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट इज अवर अल्टीमेटली टारगेट और एम ऑफ दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर में हमारा जो अल्टीमेटली एम है वो ये है कि अगर हम ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर या उसका अलग अलग टाइप का कॉम्बिनेशन है तो उसके उसके साथ अगर हम जनरेटर को कनेक्ट करते हैं तो करंट कैसा फ्लो होगा, दैट इज आवर अल्टीमेटली टारगेट ऑफ दिस चैप्टर। सो पहले हमने ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर, ओनली रेजिस्टेंस के लिए जनरेटर को कनेक्ट किया और हमने फाइंड किया कि करंट का इक्वेशन क्या है, करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वोल्ट करंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या है एंड कितना पावर डेसिपेट हो रहा है वो हमने फाइंड किया। हमने फेजर डायग्राम भी ड्रॉ किया एंड वोल्टेज एंड करंट का टाइम के साथ कैसा वेरिएशन होता है वो भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने इंडक्टर, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया और फॉर दैट पर्टिकुलर सर्किट, एसी सर्किट ऑल्सो वी हैड डिस्कस द सेम थिंग। करंट का फॉर्मूला डिराइव किया, मैक्सिमम करंट हमने डिराइव किया, वहां पे इम्पिडेंस नाम का एक नया क्वांटिटी हमने इंट्रोड्यूस किया एंड वी एंड आई के बीच में फेज डिफरेंस भी हमने पता किया। वो दो हिसाब से हमने किया था, एक फेजर डायग्राम के मेथड से और दूसरा एनालिटिकल मेथड। फॉर्चुनेटली एनालिटिकल मेथड आपका किसी के माइक में से आवाज आ रहा है। ओके। उसके बाद हमने रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव किया था, क्यू फैक्टर एंड बैंडविड्थ के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, ट्यूनिंग कैसे होता है और ट्यूनिंग के अंदर ये बैंडविड्थ, क्यू फैक्टर कैसे काम आता है, वो पूरा टॉपिक मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था। आफ्टर दैट we had discussed the different cases, LC सर्किट, RL सर्किट, RC सर्किट एक्सेट्रा। तो अलग अलग सर्किट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। वो आपके टेक्स्ट में नहीं था बट मैंने आपको पूरा एक चार्ट बना के, एक स्क्रीनशॉट बना के दिया था। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, उसके बाद हमने एक नया टॉपिक पावर एंड पावर फैक्टर क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था एंड लास्ट लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज अ एलसी सर्किट। अगर हम चार्ज्ड कैपेसिटर को आइडियल इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, चार्ज्ड कैपेसिटर को आइडियल इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको एलसी सर्किट बोलते हैं। और हमने उसके लिए चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था और उसका सॉल्यूशन भी हमने डिराइव किया था, मतलब चार्ज का फॉर्मूला एज वेल एज वी आल्सो हैड डिराइव्ड द फॉर्मूला फॉर द करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने एलसी ओसिलेशंस नाम का टॉपिक स्टार्ट किया था। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज प्रॉबेबली मैं आपके चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है वो मैं मोस्ट प्रॉबली फिनिश करने वाला हूँ। बट बिफोर दैट आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एनालॉगस बिटवीन द मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो फ्रेंड्स, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज़ नॉट रिटन इन द टेक्स्ट बुक, बट वो आपको समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द टॉपिक नेम इज
तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द एनालॉजी बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड द मैकेनिक्स. ओके. देखो मैकेनिक्स के अंदर क्या था. तो वहां पे, अच्छा तनिष कुछ पूछना चाहते हो? तनिष, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? तनिष, तनिष. ओके. सो फ्रेंड्स, मैकेनिक्स के अंदर प्योर एसएचएम. तो प्योर एसएचएम का मतलब ऐसा हुआ कि कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है एंड सिस्टम ओसिलेट कर रही है. तो उसके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, प्योर एसएचएम का जो डिफरेंशियल इक्वेशन था दैट वाज अ डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, where omega 0, if you remember, that was a k by m. So that was the pure SHM. तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या आएगा पता है आपको? प्योर SHM मैकेनिक्स में आएगा तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे आएगा आपका LC ओसिलेटर. मतलब चार्ज्ड कैपेसिटर को आप इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हो. जो प्योर इंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस जीरो है, एकदम प्योर इंडक्टर है. तो वो LC ओसिलेशंस जो होगा, LC ओसिलेटर जो होगा दैट विल बी द एनालॉगस टू द प्योर एसएचएम. तो यहाँ पे डिफरेंशियल, हाँ इसका जो सॉल्यूशन था वो शायद आपको पता होगा कि ए कोस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ द प्योर एसएचएम. तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है दैट विल बी इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, वेर व्हाट इज ओमेगा जीरो हियर. चलो कोई बताएगा मुझे यहाँ पे प्योर ये जो ओसिलेशन है चार्ज का, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना था? कोई मुझे बताएगा? एनीबडी? व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्योर दिस ओसिलेशन, प्योर ओसिलेशन ऑफ द चार्ज? एनीबडी विल टेल मी? फ्रेंड्स थोड़ा आप इंटरेक्शन करोगे तो चलो कोई बताएगा मुझे? एनीबडी? किसी का आंसर नहीं मिला मुझे अभी तक. वेरी गुड, वेरी गुड. सो इट इज रूट एल सी, दैट इज गुड. हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे से ये पढ़ा था कि जब सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ पे एल सी ओसिलेशंस का जो चार्ज का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओसिलेट होने का वो 1/रूट एल सी है. और जनरेटर का फ्रीक्वेंसी भी जब 1/रूट एल सी होता, जनरेटर का भी जो फ्रीक्वेंसी 1/रूट एल सी होता है, तो हमने देखा था कि करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा था. सो वो रेजोनेंस का बेसिक डेफिनेशन था. तो वो डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में जाके, रेजोनेंस तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था बट डेफिनेशन हमारा लास्ट लेक्चर में जाके हमारा एकदम क्लियर हुआ था. और इसका जो सोल्यूशन है, तो इसका सोल्यूशन हमने डिराइव किया था कि क्यू एम, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इक्वल्स टू क्यू एम कोस ओमेगा जीरो टी. एंड बिकॉज ऑफ दैट जो करंट था, तो करंट का फॉर्मूला था, उसको डिफ्रेंशिएट करो, माइनस करो, तो करंट वाज अ माइनस डी क्यू बाई डी टी, दैट इज अ क्यू एम omega naught sine omega naught t. So that was the equation of the current for the pure LC oscillations. अब यहाँ पे आपको पता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में है ना,
कभी प्योर एसएचएम हो ही नहीं सकता, बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ना कोई टाइप का रेजिस्टिव फोर्स होता है। तो मुझे ये बताओ कौन सा, तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है, तो फिर मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कौन से टाइप का ऑसिलेशंस होगा रेजिस्टेंस के द्वारा, रेजिस्टेंस है तो। बोलो, कोई बताएगा मुझे। प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ न कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी टाइप का रेजिस्टेंस होता है। तो मुझे ये बताओ कि अगर रेजिस्टेंस होता है तो कौन सा वाला ऑसिलेशंस पॉसिबल होगा। तो बोले फ्रेंड्स, अगर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है तो जो ऑसिलेशंस होगा दैट विल बी अ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। सो डैम्प्ड ऑसिलेशंस का किसी को पता है फॉर्मूला, डिफरेंशियल इक्वेशन। So differential equation of the damped oscillation is a d square x by dt square plus b by m dx upon dt plus k by m x is equals to 0. So that is the differential equation of the damped oscillation. And if you remember the uh, amplitude in the case of damped oscillations, the amplitude is vary with respect to time. So x is equals to a is the function of t sine omega dash t plus something alpha, where I can say the amplitude of the oscillations is a0 e raised to minus bt by 2m, if you remember. तो यहाँ पे डैम्प्ड ऑसिलेशन आएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि एलसी ऑसिलेशन, प्योर एलसी ऑसिलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ पे ऐसा आर्ग्यूमेंट किया था कि हमने चार्ज्ड कैपेसिटर को आइडियल इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया है जिसका कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। बट ऐसा होता ही नहीं है, सर्किट में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है। तो अब जो सर्किट होगी वो एक्चुअल में एलसी ऑसिलेशन हो ही नहीं सकता। अब जो सर्किट होगी वो एलसी नहीं होगी, वो होगा एलसीआर सीरीज सर्किट। तो वो जो सर्किट देखो, जनरेटर तो अभी मैंने कनेक्ट ही नहीं किया, जनरेटर अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया, चार्ज कैपेसिटर को मैंने इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया। बट यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में जो इंडक्टर होता है उसके पास कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है। तो फाइनली जो सर्किट फॉर्म होगा दैट विल नॉट बी अ प्योर एलसी सर्किट, इट विल बी एलसीआर सर्किट। तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपके टेक्स्ट में नहीं है, बट अगर एनालॉजी के साथ अगर सोचते हैं, with the analogy we go, then we found that its a differential equation must be equals to d square q by dt square plus b के बदले आएगा r, m के बदले आएगा l। तो फ्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू द b, यहाँ पे डैम्पिंग कांस्टेंट है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मास है तो यहाँ पे इंडक्टेंस है, और हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। हाँ, बाकी तो बराबर है कि 1/LC इंटू क्यू हो जाएगा, ओमेगा नॉट क्यू, ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू, एंड दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो फॉर्मूला बचेगा दैट विल बी अ q इज इक्वल्स टू, q इज द फंक्शन ऑफ t, q maximum amplitude is the function of t, and that will be also equals to cos omega dash t plus phi or plus alpha, whatever. So where I should say, where this amplitude of a charge, amplitude of the charge will vary with the q0 initial charge of the capacitor e raised to minus b के बदले आ रहेगा bt by 2m 2l। सो इसके बेस पे JEE के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बेस पे 2014 या 15 या 16 मुझे याद नहीं है, बट LCR सर्किट में जो एम्पलीट्यूड है चार्ज का, कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज का एम्पलीट्यूड होता है वो कैसे वेराई होता है, उसके बेस पे, ये इक्वेशन के बेस पे कुछ क्वेश्चंस JEE में था। बट आपको पता है कि अगर डैम्पिंग चालू है, बट आपको स्टिल इफ यू वांट टू मेंटेन दी, if you want to maintain the oscillations, you will apply the external periodic force, and the oscillations under the effect of the external periodic force, that oscillations are known as a forced oscillations। तो फोर्स्ड oscillations के लिए आपको पता होगा, फोर्स्ड oscillations के लिए आपको पता होगा कि उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है
डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल्स टू एफ जीरो बाई एम साइन ओमेगा टी. So that was the differential equation of the forced oscillation. तो with respect to forced oscillation यहाँ पे क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे? Anybody from your side? With respect to the forced oscillation, what will be here? कोई बताएगा मुझे? तो यहाँ पे आ जाएगा LCR सीरीज AC सर्किट, जहाँ से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था. तो विथ रिस्पेक्ट टू द फोर्स ऑसिलेशन हियर इट विल बी LCR सीरीज ऐसी सर्किट. हमने एज ए एक्सटर्नल सोर्स हमने जनरेटर, हम AC जनरेटर कनेक्ट करेंगे. यहाँ पे एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स आएगा, तो यहाँ पे एक्सटर्नल AC सोर्स आएगा. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था डिफरेंशियल इक्वेशन? डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम के बदले आर बाई एल डी क्यू बाई डी टी. ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है भैया. प्लस के बाई एम के बदले 1 बाई एल सी इंटू क्यू is equals to Vm by L sine omega t. So that was the analogous with the forced oscillations. तो फ्रेंड्स अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं. मैं कुछ क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, मुझे ये बताओ चलो कि मैकेनिक्स में जो काम डिस्प्लेसमेंट करता है वही काम यहाँ पे क्या करेगा? With respect to displacement, what will be here? कोई बताएगा? मैकेनिक्स में जो काम डिस्प्लेसमेंट करता है x, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कौन सा एनालॉगस क्वांटिटी होगा? अरे कुछ इंटरेक्शन करो फ्रेंड्स, कुछ बोलो. चार्ज. एग्जैक्टली यहाँ पे चार्ज आएगा सर. सेकेंड, विथ रिस्पेक्ट टू द dx by dt. dx by dt का मतलब वेलोसिटी. तो मैकेनिक्स में वेलोसिटी है dx by dt, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? वेलोसिटी के बदले क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. नहीं, dx by dt जहाँ पे है तो यहाँ पे क्या है, मुझे ये बताओ. With respect to dx upon dt, what should be here? dq by dt. यहाँ पे dq by dt. dq by dt का मतलब हुआ करंट. परफेक्ट. तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई विथ एनालॉगस क्वांटिटी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म with respect to the velocity in the mechanics is a electric current. Very good. चलो, what is analogous to the damping constant B? damping constant B के बदले यहाँ पे क्या एनालॉगस है उसके साथ? r. रेजिस्टेंस R. वहाँ पे मैकेनिक्स में है ना मास है, मास इसको इनर्शिया भी बोल सकते हैं. तो मैकेनिक्स में इनर्शिया यानी मास है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इंडक्टेंस. यहाँ पे इंडक्टेंस. अगर ये आपको याद हो तो 6th चैप्टर में भी हमने ये बात किया हुआ है कि इंडक्टेंस आएगा. चलो फिर वहाँ पे है ना स्प्रिंग कांस्टेंट के था. तो मुझे ये बताओ कि स्प्रिंग कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या आएगा? स्प्रिंग कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या आएगा? करंट. नहीं, के बदले यहाँ पे क्या है बताओ, देख के बताओ. 1 by LC. नहीं, वन एल इज एल तो विद रिस्पेक्ट टू एम है, मास के बदले एल तो आ गया. 1 by C. हाँ, तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द सी. तो इट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस. तनिष, इट इज नॉट द कंडक्टेंस, इट इज अ कैपेसिटेंस. सो इट इज अ 1 by C. और मुझे ये बताओ कि विच क्वांटिटी इज एनालॉगस टू द फोर्स? पीरियोडिक फोर्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या आएगा? फोर्स के बदले क्या है यहाँ पे? vm. VM. हाँ, दैट विल बी द पोटेंशियल. यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल. चलो मुझे ये बताओ कि वहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी रूट के बाई एम है, तो यहाँ पे एंगुलर सिस्टम का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? वहाँ पे रूट के बाई एम था, तो यहाँ पे सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? 1/√LC. वेरी गुड, 1/√LC. वेरी गुड. So this is the comparison between the mechanics and the electricity. तो इसके बेस पे भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ पे. और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो थोड़ा सोचो. तो अगर जब प्योर एसएचएम होता है
तो क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जेशन होता रहता है। तो फॉर अ प्योर एसएचएम, फॉर अ प्योर एसएचएम, total mechanical energy will be equals to the addition of the potential energy half kx square but plus half mv square, and that is remain constant for the pure SHM. तो यहाँ पे हम ऐसा मान सकते हैं कि फॉर प्योर LC oscillations, अगर ऐसा मान के चले कि अगर ऐसा मान के चले कि वो जो चार्ज पार्टिकल ओसिलेट हो रहा है उसके द्वारा कोई रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वैसे एक्चुअल में तो रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, पर ऐसा मान के चलते हैं कि कोई रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो फॉर द प्योर LC ओसिलेशंस, तो यहाँ पे क्या था मैकेनिक्स में, पोटेंशियल का काइनेटिक में, काइनेटिक का पोटेंशियल में, बट द नेट अमाउंट ऑफ द मैकेनिकल रिमेंस कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले चार्ज के पास सबसे पहले कैपेसिटर के पास चार्ज है, मतलब कैपेसिटर उसके खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर कर रहा है, बट जैसे ही आप उसको इंडक्टर के साथ कनेक्ट करोगे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। बट जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा एट दैट मोमेंट सर्किट में करंट बढ़ेगा। वो पूरा टॉपिक हम लेने वाले हैं अभी इसके बाद, बट मैं अभी बोल देता हूँ आपको, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो सर्किट में करंट इंक्रीज होता है, मतलब इंडक्टर का एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी इंक्रीज होगा। थोड़ी देर में रिवर्स प्रोसेस होगा, वापस से कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा, करंट डिक्रीज होने लगेगा, तो वापस से इंडक्टर का जो एनर्जी है वो कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी भी ऑसिलेट करेगी, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में, बाद में मैग्नेटिक फील्ड में, पहले वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड, वापस से मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे नेट एनर्जी जो है, नेट मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, plus energy of the magnetic field, that is half Li square, that is inductor. And if we assume that no radiation is emitted from this circuit, then that should be remains constant. तो ये constant होगा। तो ये पूरा कंपैरिजन अब जाके खत्म हुआ। तो फ्रेंड्स, क्या ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया? ये MCQ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चार्ट आप लिख लेना एक बार, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर या कहीं पे नहीं दिया हुआ है तो आप अलग से इसको लिख लेना। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? क्या ये आपको समझ में आया भैया? यस सर। अब हम देखते हैं कि कैसे ऑसिलेशंस होता है। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो हमने देखो ये देखा था, देखो हाँ, ये हमको अभी डिस्कस करना है कि हाउ द एनर्जी एंड चार्ज ऑसिलेट बिटवीन द टू प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। सो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखो। अभी जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ दैट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, बट दैट विल बी वेरी गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और कंपैरिजन भी साथ में दिया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एंड मैकेनिक्स का कंपैरिजन भी साथ में दिया हुआ है। ओके ओके सो फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे आपको दो चीज देखना है। एक तो ये देखना है कि एक ये LC सर्किट देखना है, नंबर वन, और दूसरा आपको स्प्रिंग को देखना है। ये दो चीज आपको दोनों साइमल्टेनियसली देखना है। तो एट t इज इक्वल टू, ये जो सबसे पहला जो फिगर दिया हुआ है ना, वो t इक्वल टू 0 टाइम पे दिया हुआ है, जब चार्ज्ड कैपेसिटर को जस्ट हमने इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब ये स्विच जो है उसको जस्ट ऑन किया, ये स्विच को ऑन किया। सो दैट इज अ t इक्वल टू 0 टाइम। सो देखो, हमको ये पता है कि कैपेसिटर का जो चार्ज है ना, उसका फॉर्मूला याद करो, Q0 या Q मैक्सिमम
कोस ओमेगा नॉट टी था, एंड करंट का जो फॉर्मूला था इफ यू रिमेंबर दैट वाज अ क्यू एम ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। और मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि इसको मैं मैक्सिमम करंट भी बोल सकता हूँ, तो आई एम साइन ओमेगा नॉट टी भी मैं बोल सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये सबसे पहले ये चार्ज कैपेसिटर को मैंने इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया, तो जैसे ही मैं कनेक्शन करूंगा तो एट दैट टाइम एट दैट मोमेंट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज मैक्सिमम एंड देयर इज नो करंट फ्लोइंग फ्रॉम द इंडक्टर। आप यहाँ पे वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, टी इक्वल टू जीरो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, चार्ज के फॉर्मूला में टी इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या मिलेगा भैया आपको? कोस जीरो क्या मिलेगा? तो चार्ज आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। फ्रेंड्स आपको ये पता होगा कि कैपेसिटर का अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है उसका फॉर्मूला क्या है भैया? क्यू स्क्वायर बाई टू सी। द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर कैन बी गिवन बाई क्यू स्क्वायर बाई टू सी कैपेसिटर। इंडक्टर का जो एनर्जी है दैट इज अ हाफ एल आई स्क्वायर। Energy stored inside the capacitor q square by 2c. Energy stored inside the inductor is a half L I square. इंडक्टर का जो एनर्जी है वो हाफ एल आई स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स इनिशियली है ना चार्ज मैक्सिमम होगा बिकॉज कोस 0 1 होता है, तो चार्ज इज मैक्सिमम, दैट मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज ऑल्सो अ मैक्सिमम। And at the same situation, if you put a t equals to 0 in the equation of the current, तो करंट तो कोई फ्लो ही नहीं हो रहा है बिकॉज साइन 0 0 होता है, तो मतलब कि इंडक्टर के अंदर अभी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एनर्जी नहीं है, तो जो भी एनर्जी है वो पूरे एनर्जी कैपेसिटर के अंदर है। एंड सिमिलरली आप नीचे देखो तो मैंने है ना स्प्रिंग के एंड पे जो ऑब्जेक्ट था उसको उसके मैक्सिमम पोजीशन तक ऑलरेडी मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, तो मैंने उसको उसके एम्पलीट्यूड तक खींच के मैंने उसको पकड़ के रखा हुआ है। अब मैं उसको रिलीज करता हूँ, तो एट द टी इक्वल्स टू 0 मोमेंट आई एम जस्ट गोइंग टू रिलीजिंग द ऑब्जेक्ट। सो एट दैट टाइम क्या होगा कि भाई मैंने उसको पकड़ के रखा हुआ है अभी, तो उसका का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर मैक्सिमम होगा, बट काइनेटिक एनर्जी 0 होगा बिकॉज अभी मैं उसको रिलीज करने का जस्ट आई एम जस्ट एट द वर्ज ऑफ द रिलीजिंग द ऑब्जेक्ट। तो अगर हम स्प्रिंग के बारे में सोचे, तो मैकेनिक्स के बारे में सोचे स्प्रिंग के बारे में, तो एट दैट टाइम उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा बिकॉज उसको पकड़ के रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, उसके एम्पलीट्यूड तक खींच के मैंने उसको पकड़ के रखा हुआ है स्प्रिंग को, और काइनेटिक एनर्जी उसका 0 होगा अभी। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ कैपेसिटर को, अब देखो अब वापस से कैपेसिटर पे आ जाता है, अब मैंने स्विच चालू कर दिया तो ग्रेजुअली क्या होगा कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो आप ध्यान से देखो तो कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी था वो पहले से जो देखो यहाँ पे जो इंटेंसिटी था उससे यहाँ पे इंटेंसिटी आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड वाइस वर्सा साइमल्टेनियसली एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। देखो अभी तक इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, बट आप देख सकते हो कि अब इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इंडक्टर का एनर्जी बढ़ रहा है, कैपेसिटर का डिक्रीज हो रहा है। साइमल्टेनियसली अगर मैकेनिक्स में सोचते हैं तो ऐसा कह सकते हैं मैकेनिक्स में कि पोटेंशियल एनर्जी ये स्प्रिंग के जो ऑब्जेक्ट है उसका पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होगा, बट उसका काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट का बढ़ेगा। नाउ अज्यूम द सिचुएशन एट द t इक्वल्स टू t/4, मतलब टाइम जब t/4 हो जाता है, तो अगर ये आप यहाँ पे टाइम इज इक्वल्स टू t/4 का मतलब ऐसा हुआ कि ओमेगा टी इक्वल्स टू ओमेगा टी इज इक्वल्स टू π/2। ओमेगा के बदले 2 पाई बाई कैपिटल टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू t/4 करो, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू t/4 तो π/2 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स π/2 जब होगा एंगल, तो q का क्या होगा? व्हेन द ओमेगा टी बिकम्स π/2, तो एट दैट टाइम q बिकम्स cos π/2 तो 0 होता है, cos π/2 तो 0 होता है, तो q 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, बट एट दैट टाइम I बिकम्स मैक्सिमम बिकॉज साइन π/2 तो 1 होता है, तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि इंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो वही फिगर में दिखाया हुआ है कि कैपेसिटर में अब देखो कोई चार्ज नहीं है,
वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, बट वाइस वर्सा यहाँ पे इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि T/4 टाइम के बाद, मतलब 1/4 पीरियोडिक टाइम के बाद कैपेसिटर का जितना भी एनर्जी था वो कहाँ पे चला गया, वो इंडक्टर पे चला गया। अब यहाँ पे देखो बैटरी के पोलैरिटी जो है ना वो 0-0 हो गया। पहले ऊपर का प्लेट पॉजिटिव था, फिर उसके थोड़े देर के बाद ऊपर का पॉजिटिव पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, नीचे का नेगेटिव भी डिक्रीज हुआ, अब दोनों पोटेंशियल 0 हो गया। अब सोचो, अगर हम मैकेनिक्स के बारे में सोचते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आएगा, ऑब्जेक्ट उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ जाएगा, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, बट इक्विलिब्रियम स्टेट में उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये मैंने मैकेनिक्स के बारे में दिखाया। अब क्या होगा, अब वापस से क्या होगा, अब सोचो, तो अब देखो, अब क्या होगा कि अब है ना, ये कैपेसिटर का जो चार्ज है ना वो तो 0 तो हो गया, मैक्सिमम से 0 हो गया, बट अब क्या होगा, वो नेगेटिव साइड इंक्रीज होने लगेगा। अब कैपेसिटर का चार्ज, ये जो कोस फंक्शन है, कोस फंक्शन ऐसे ऐसे वेरी होता है, चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं, कैपेसिटर का जो चार्ज है ना वो कोस एज ए कोस फंक्शन वेरी हो रहा है। तो 0 के होने के बाद वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो अब चार्ज वापस से इंक्रीज हो गया, बट उसका पोलैरिटी चेंज हो गया। देखो, अब देखो ऊपर का प्लेट नेगेटिव है, नीचे का पॉजिटिव है। तो वापस से अब क्या होगा कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो वापस से इंक्रीज होने लगेगा। तो वापस से क्या होगा कि कैपेसिटर का एनर्जी इंक्रीज होने लगेगा, एंड वाइस वर्सा इंडक्टर का जो एनर्जी है वो डिक्रीज होने लगेगा। एंड यहाँ पे उससे उल्टा होगा, यहाँ पे क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होने लगेगा वापस से, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वापस से इंक्रीज होने लगेगा एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने लगेगा। मैकेनिक्स के बारे में सोच रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने लगेगा। अब सोचो कि टाइम जो है ना वो हाफ हो गया, मतलब पीरियोडिक टाइम से हाफ। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ओमेगा टी जो है ना, ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू एक्जेक्टली पाई हो जाएगा। ओमेगा के बदले 2 पाई बाई कैपिटल टी इनटू टी/2। तो टी/2 टू कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा टी पाई हो जाएगा। तो प्लेस करो पाई, तो क्यू बिकम्स माइनस क्यू मैक्सिमम, भले ही नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव मैक्सिमम पोलैरिटी अचीव करेगा। देखो, पोलैरिटी वापस से मैक्सिमम हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से मैक्सिमम, बट पोलैरिटी रिवर्स हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा। बट माइनस क्यू का स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर ही होता है ना। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि कैपेसिटर का अब एनर्जी वापस से मैक्सिमम हो जाएगा, बट एंड द सेम सिचुएशन करंट बिकम 0 बिकॉज साइन पाई 0 होता है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि इंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी 0 हो जाएगा। अब ये सिचुएशन में वापस से हम ऐसा कह सकते हैं कि पोटेंशियल बिकम एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मिनिमम। ये मैकेनिक्स के लिए। तो ये हाफ साइकिल खत्म हुआ। अब वापस से दूसरे हाफ साइकिल में भी हम ऐसा सोच सकते हैं, एंड दैट्स द प्रोसेस इज कीप्स ऑन रिपीटिंग। तो मतलब क्या होगा, चार्ज पहले पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव था, नेगेटिव नेगेटिव था, तो हाफ आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द हाफ साइकिल पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव हो गया, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव हो गया, और एनर्जी कैपेसिटर में से इंडक्टर में जाके वापस से कैपेसिटर में वापस आ गया, इंडक्टर में जाके वो वापस से कैपेसिटर में वापस आ जाएगा। तो मैकेनिक्स में क्या होता रहेगा कि पोटेंशियल का काइनेटिक, काइनेटिक का पोटेंशियल में कन्वर्सेशन होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट होता रहेगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा। तो यहाँ पे दो चीज ऑसिलेट करती है, चार्ज भी दो प्लेट के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, और एनर्जी भी दो प्लेट के बीच में ऑसिलेट कर रही है। तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको यहाँ पे समझाया, इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। तो ये हाफ साइकिल के लिए है, रिमेनिंग हाफ साइकिल के लिए आप हिसाब से सोच सकते हो, एंड दिस प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग। हम यहाँ पे ऐसा मान के अभी चल रहा है कि ऑसिलेटिंग चार्ज इज नॉट प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑसिलेटिंग चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सर्किट का जो नेट एनर्जी होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है एक्चुअली, बट वो हम ऐसा अभी मान के चलते हैं कि ऐसा रेडिएशन कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया, कैसे ऑसिलेशंस होता है पूरा चीज? इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. सारा डी डायग्राम एक वक्त पाछो समझाओ। डी डायग्राम में ऐसा है कि देखो, ये देखो, ये कोस फंक्शन का आप ग्राफ देखो पहले, ये ग्राफ, लुक एट दिस ग्राफ। तो कोस फंक्शन कैसे होता है कि 0 पे मैक्सिमम होता है, फिर π/2 पे 0, पाई पे -1, फिर वापस से 3π/2 पे 0। तो हम है ना, ये डी डायग्राम का मतलब ये हुआ, ये जो पार्ट है ना वो दैट इज फॉर द डी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे ये बताओ, चार्ज यहाँ पे 0 था, यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है ना दैट इज करस्पॉन्डेंट टू दिस वन।
तो ये यहाँ पे चार्ज जीरो था, देखो चार्ज यहाँ पे जीरो है। उसके बाद क्या हो रहा है, चार्ज नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो देखो आप देख सकते हो कि पोलैरिटी रिवर्स हो गया और ग्रेजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो मतलब क्या हुआ, कैपेसिटर वापस से चार्ज हो रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगा एंड उसके रिस्पेक्ट में इंडक्टर का जो मैक्सिमम इंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो देखो पहले यहाँ पे मैक्सिमम था। तो यहाँ से अगर यहाँ तक हम जाते हैं तो यहाँ पे जो वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड था उससे यहाँ पे कम हो गया देखो। तो क्या हुआ, तो अब वापस से कैपेसिटर का एनर्जी बढ़ने लगेगा, इंडक्टर का डिक्रीज होने लगेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वापस से कैपेसिटर कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो जाए और तो इंडक्टर का एट दैट टाइम इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, कैपेसिटर का एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, इंडक्टर का जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड नाउ? इज इट ओके? Yes, sir. तो फ्रेंड्स ये एलसी ओसिलेशंस में चार्ज कैसे ओसिलेट करता है वो हमने पूरा डिस्कशन किया और जो कंपैरिजन था देखो ये कंपैरिजन भी हमने डिस्कस कर लिया। मास के रिस्पेक्ट में इंडक्टेंस आएगा, के रिस्पेक्ट में 1/c आएगा, डिस्प्लेसमेंट तो चार्ज, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में करंट, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, हाफ के एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये पूरा कंपैरिजन भी हमने डिस्कस कर लिया। ये दोनों टाइप के कंपैरिजन हमने पूरा डिस्कस कर लिया। ये चार्ट मैंने पूरा आपको बना के दिया था। तो फ्रेंड्स क्या ये चीज़ आपको समझ में आया पूरा चीज़? Yes, sir. So now friends come to the last topic of the chapter and the topic name is a transformer. तो फ्रेंड्स यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मर का हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होता है वो डायरेक्टली यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर। बट मैं है ना आपको ट्रांसफॉर्मर क्यों इम्पोर्टेंट है, वो ट्रांसफॉर्मर का यूज़ क्या है वो मैं आपको पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद उसका वर्किंग क्या है वो मैं उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वाई द ट्रांसफॉर्मर आर इम्पोर्टेंट। तो देखो यहाँ पे अगर आपके पास कुमार पब्लिकेशन का बुक है तो आज मैंने है ना 25th क्वेश्चन डिस्कस किया। 25th में वो एनर्जी का जो ओसिलेशंस था एनर्जी एंड चार्ज का वो डिस्कस किया था, वो फिगर को एक्सप्लेन करना था। एंड 26th क्वेश्चन, 27th क्वेश्चन एंड 28th, वो चारों क्वेश्चन जो है 25, 26, 27 एंड 28, दिस ऑल 4 क्वेश्चंस आर फॉर द एमसीक्यू, यू हैव टू रिमेंबर फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें दो चीज़ें, एक तो ओसिलेशंस के बारे में समझाया हुआ है और दूसरा मैकेनिक्स के साथ कंपैरिजन समझाया हुआ है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 स्टार्ट हो रहा है ट्रांसफॉर्मर के बारे में। 29th क्वेश्चन भी आपको एज यू हैव टू जस्ट you have to prepare this question only for the MCQ point of view 29. And the question number 30 is a important 4 marker question. 30 and 31 combinedly asked, 30 and 31 both the questions are combinedly asked as a 4 mark. तो मैंने 28 तक तो करा दिया है आपको, अब 29th क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ प्रिंसिपल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। बट उसके पहले मैं उसका एप्लीकेशन क्या है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, सो दैट यू गेट द आइडिया व्हाई वी आर डिस्कसिंग द ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर का एप्लीकेशन क्या है, व्हाई वी आर डिस्कसिंग द ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज द यूज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, तो वो मैं आपको बताऊं। तो ट्रांसफॉर्मर का एप्लीकेशन समझने के लिए हम यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि ये कोई पावर स्टेशन है। तो फ्रेंड्स पावर स्टेशन है तो वो क्या करेगा, पावर स्टेशन है तो वो क्या करेगा फ्रेंड्स, बताओ मुझे, पावर स्टेशन तो क्या करेगा, करंट जनरेट करेगा करंट। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराएगा। अब देखो नारायणपुरा में पावर स्टेशन है, एईसी पावर स्टेशन है, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको मुझे अहमदाबाद के आजू बाजू जो विलेजेस है वहाँ पे मुझे उसको ले जाना है, वहाँ पे उसको देना है। तो मैं क्या करूँगा कि वो जो पावर स्टेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसको मैं बाय द हेल्प ऑफ द लॉन्ग वायर्स, कभी आप अगर जाते हो ना वो बस में कभी जाते हो एक सिटी से दूसरे सिटी में तो आपको दिखाई देगा कि बीच बीच में बहुत सारे पोल्स आते हैं, मतलब वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के थंब आते हैं, देखा आपने कभी ओवरहेड पावर लाइन आपने देखा होगा ऊपर ऊपर से। देखो हमारे अहमदाबाद में तो क्या है कि मतलब ये ग्राउंड अर्थ के अंदर पावर लाइन्स जमीन के अंदर से हमको सप्लाई मिलता है,
बट अहमदाबाद के बाहर के अगर सिटी में जाते हो तो ओवरहेड पावर लाइन्स होती है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि मतलब ये बहुत बड़े पोल्स होते हैं और उसमें से वायर ऐसे जाते हैं, देखा कभी आपने? यस सर। सर तो वो ट्रांसमिशन, उसको पावर लाइन्स या ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। तो उसके द्वारा एक सिटी से दूसरे सिटी तक हम एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, पावर को ले जाते हैं। और सपोज कि यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन है, दिस इज अवर डेस्टिनेशन, जहाँ पे उसको यूटिलाइज करना है। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जब हम ये पावर ले जाते हैं तो उसको बहुत बड़े वायर के द्वारा हम उसको ले जाना पड़ता है, बहुत लार्ज वायर के द्वारा उसको हमको ले जाना पड़ता है। तो एज अ लेंथ ऑफ द वायर इज़ वेरी लार्ज, तो उसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगा। एज अ आर प्रोपोर्शनल टू एल, द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज़ अ वेरी लार्ज। तो फ्रेंड्स क्या होगा कि ये जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें से बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी, देखो ये वायर का जो रेजिस्टेंस है ना, उसका लेंथ बहुत ज़्यादा है, किलोमीटर्स के टर्म का है। तो अगर लेंथ ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा रहेगा। तो फिर क्या होगा कि सपोज कि आई करंट यहाँ से पास हो रहा है, तो विद रिस्पेक्ट, इफ आर इज़ अ वेरी लार्ज, देन आई स्क्वायर आर इज ऑल्सो गोइंग टू बी लार्ज। सो इसका मतलब ऐसा होगा कि पावर लॉस, ये जो आई स्क्वायर आर है ना, वो तो हीट एनर्जी है, वो लॉस्ट पावर है, तो पावर लॉस भी ज़्यादा रहेगा। मतलब आपने यहाँ पे जितना जनरेट किया है, वो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते तो उससे बहुत सारा पार्ट, उसका बहुत सारा पार्ट तो यहाँ पे एज ए हीट वायर में से ही जब पास होगा तो एज ए हीट लॉस हो जाएगा। तो हमारा जो पावर स्टेशन है, वहाँ पे हमने जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट किया, उसमें से बहुत सारा पार्ट तो वैसे ही मतलब बीच में ही लॉस हो गया। तो क्या ये डिज़ायरेबल है? यस और नो, क्या ये डिज़ायरेबल है? नो। नो ऑब्वियसली। तो इसको हमको कुछ भी करके ये लॉस को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का डिवाइस यूज़ करेंगे जो है ना वोल्टेज को इंक्रीज कर देगा। यहाँ पे जो वोल्टेज एंड करंट मिलता है, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज कर देगा। जो वोल्टेज को इंक्रीज, एसी वोल्टेज को जो इंक्रीज करता है उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जिसके द्वारा एसी वोल्टेज का इंक्रीमेंट होता है उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इनपुट में जितना पावर आप देते हो इतना ही वो आउटपुट में देगा। तो इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर, मतलब इनपुट में जो पावर V इंटू आई, पावर इज इक्वल्स टू वी आई, वो कांस्टेंट रहेगा इनपुट टू आउटपुट। तो अगर वोल्टेज इंक्रीज होता है, बट पावर का मतलब वी आई, आइडियल ट्रांसफार्मर है ऐसा सोच लो, वो वोल्टेज इंक्रीज करेगा। तो टू मेक द वी आई कॉन्स्टेंट, देखो वी आई जो है ना वो पावर ही है, वोल्टेज इंटू द करंट इज इक्वल्स टू पावर, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी पर टाइम। तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उसका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। अब वो वोल्टेज को इंक्रीज करता है, तो वोल्टेज को इंक्रीज करना है तो फ्रेंड्स करंट का क्या होगा? ये वी आई का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ट्रांसफार्मर के लिए कांस्टेंट रहता है। तो अगर वोल्टेज इंक्रीज होता है तो करंट को क्या करना पड़ेगा? इसका मल्टीप्लिकेशन तो कांस्टेंट ही रखना है। तो करंट का क्या होगा? डिक्रीज होगा। और क्या करेगा? वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। तो अगर वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे अब जो बाहर निकलेगा करंट वो रिड्यूस हो जाएगा। अब करंट रिड्यूस हो जाएगा तो उसका जो पावर डेसिपेशन है वो भी बहुत ही कम हो जाएगा। सपोज के करंट है ना, सपोज के मैंने क्या किया कि ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को 10 टाइम बढ़ाया, 10 टाइम इंक्रीज किया, तो करंट है ना 10 टाइम रिड्यूस हो जाएगा। अगर करंट 10 टाइम रिड्यूस हो जाएगा ना, तो पावर डेसिपेशन 10 स्क्वायर टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो वो 10 स्क्वायर मतलब 100 टाइम रिड्यूस हो जाएगा। मतलब अगर आप वोल्टेज को n टाइम इंक्रीज करते हो तो करंट जो है ना वो n टाइम रिड्यूस हो जाएगा, एंड पावर डेसिपेशन जो है ना वो n स्क्वायर टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज फ्रेंड, conclusion is that if you increase the voltage and then if you transmit the power, after increasing the voltage, if you transfer the power, then as a current reduces, power dissipation is also reduces, तो पावर लॉस भी कम हो जाएगा। तो अब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा ये हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है
कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा उसके बारे में क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा उसके बारे में क्या कह पाओगे आप? देखो वोल्टेज तो बहुत ही इंक्रीज है, हमने कर दिया है वोल्टेज, मतलब इसी के हिसाब से करंट रिड्यूस हुआ है। तो अब ये जहाँ पे हमको यूज करना है, यूटिलाइज करना है, वहां पे वोल्टेज कैसा मिलेगा मुझे, कैसा वोल्टेज मिलेगा मुझे? डिक्रीज करना पड़ेगा वोल्टेज। वो वोल्टेज वहाँ पे बहुत ही हाई मिलेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज करके डाला हुआ है। तो यहाँ पे वेरी हाई वोल्टेज यू विल गेट। तो ऐसे हाई वोल्टेज को डायरेक्टली हम घर में दे देते हैं, जहाँ पे टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, तो डायरेक्टली ये हाई वोल्टेज सप्लाई हम घर पे दे दे तो क्या होगा? फायर। तो फायर हो जाएगा, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो है उसको डैमेज हो जाएगा। तो वापस से एक चीज़ करना होगा, बिफोर यूटिलाइजेशन वहाँ पे, यहाँ पे बिफोर यूटिलाइजेशन यहाँ पे वापस से क्या करना पड़ेगा, वापस से मुझे वोल्टेज को डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होगा यूज होगा वो कौन सा होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो क्या करेगा, जो ये हाई वोल्टेज है उसको थोड़ा कम करके देगा। वोल्टेज यहाँ पे जो आया था उसके यहाँ पे वो कम करके देगा। तो फ्रेंड्स, पावर स्टेशन के आसपास पावर बिफोर ट्रांसमिटिंग द पावर किसका यूटिलाइज हुआ, क्या करना पड़ेगा हमको? बिफोर वोल्टेज ट्रांसमिटिंग डिक्रीज करना वोल्टेज को पड़ेगा। इंक्रीज करना पड़ेगा, एंड बिफोर यूजिंग द पावर हमको क्या करना पड़ेगा वापस से? वोल्टेज डिक्रीज करना पड़ेगा। तो एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने की ज़रूरत होती है। ऐसा करने से हमको बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि जब वो ट्रांसमिट होगा, जब वो वायर में से पास होगा, तो जो उसका पावर डेसिपेशन है वो कम हो जाएगा, पावर डेसिपेशन कम हो जाएगा। तो टू डिक्रीज द पावर डेसिपेशन, हमको बिफोर ट्रांसमिटिंग द पावर वी नीड टू इंक्रीज द एसी वोल्टेज, एंड बिफोर यूजिंग द वोल्टेज वी हैव टू डिक्रीज इट. So this is possible by the help of the step up transformer and step down transformer respectively. And remember friends, transformer can work only and only in the AC. DC में ये चीज हम नहीं कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्मर डीसी वोल्टेज पे काम नहीं कर सकता है, तो एसी वोल्टेज पे ही वो काम करेगा। तो वही तो चीज़ है, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने वही आपको बताया था कि वाई ए सी इज मोर एडवांटेजियस देन द डी सी। तो उसका प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन कॉस्टली नहीं है, डीसी का प्रोडक्शन भी बहुत कॉस्टली है और उसका ट्रांसमिशन भी बहुत ही कॉस्टली है, while in the case of AC production and transmission is comparably cheaper than that of DC voltage. And because of that reason, in the whole world, as a domestic purpose, always AC voltage are used. Is that clear friends? क्या ये पहले तो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन आपको समझ में आया? हम क्यों ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आया? वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल बाद में पढ़ेंगे, बट उसका एप्लीकेशन क्या है वो आपको समझ में आया फ्रेंड्स? हाँ सर। तो फ्रेंड्स, ये आपको आई होप के ये ट्रांसफार्मर हम क्यों पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आया होगा। आपको ये भी पता चला होगा कि दो टाइप के ट्रांसफार्मर हो सकते हैं। कौन कौन से दो टाइप के? वो तो Step up and step down. वेरी गुड, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अभी मैं ट्रांसफार्मर का, हम अभी उसका स्ट्रक्चर एंड उसका प्रिंसिपल क्या है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन है, तो वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है कि दो कॉइल्स होती है और पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो अ, इस टाइप का मैं अभी बताऊँ आपको। देखो ये उसको निकाल देते हैं, ये रहा आपके सामने। तो two kind of transformer are there. One is a shell kind of transformer and that is a core type of transformer. तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपके, क्या आपके मोबाइल में आपको ये फिगर दिख रहा है?
क्या आपके मोबाइल में आपको ये 2 फिगर दिख रहा है, यस और नो? Yes, sir, it is visible. हाँ, तो 2 चीज़ हो सकती है, या तो एक आप देखो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, बट ऐसे रेक्टेंगुलर फ्रेम नहीं है, ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगुलर फ्रेम एक दूसरे के ऊपर पड़ा हुआ है, मतलब पूरा 3D है, मतलब पूरा आपको क्यूबॉइड जैसा दिखेगा, क्यूबिक या क्यूब या क्यूबॉइड जैसा दिखेगा। और बहुत सारे सॉफ्ट आयन के जो फ्रेम्स है, लेमिनास है, उसको एक दूसरे के ऊपर रख के ये पूरा बनाया हुआ है। एंड देयर लेमिनास ऑफ सॉफ्ट आयन आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, मतलब दो सॉफ्ट आयन के लेमिना के ऊपर यहाँ पे इंसुलेटिंग कोटिंग किया होता है, तो सो दैट उसके बीच में शॉर्ट सर्किट नहीं रहेगा। तो 2 चीज़ हम कर सकते हैं। एक ये जो है ना, ये जो फ्रेमिंग है सॉफ्ट आयन का, तो उसके एक साइड हम कोयल कनेक्ट करेंगे, उसको प्राइमरी कोयल बोलेंगे, दूसरे साइड सेकेंडरी कोयल है। और सॉफ्ट आयन जो है ना, उसका परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो एज अ परमिएबिलिटी इज अ वेरी लार्ज, सो दैट जब इसमें से करंट पास होगा तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगा वो सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एयर में जाने के बदले एज अ परमिएबिलिटी वेरी लार्ज, तो ऑलमोस्ट होल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी लिंक्ड विद द सेकेंडरी कोयल एज वेल। ये ज़रूरी है, ट्रांसफार्मर वर्क करे तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि प्राइमरी कोयल के अंदर जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो वो सारा सेकेंडरी के साथ लिंक हो। तो इसी के वजह से प्रैक्टिकल लाइफ में इसके बदले ये ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ पे क्या क्या देखो, प्राइमरी कोयल एंड सेकेंडरी कोयल को एक दूसरे के ऊपर ही वाउंड किया हुआ है, देखो एक ही जगह पे वाउंड किया है, तो क्या होगा कि प्राइमरी कोयल एंड सेकेंडरी कोयल दोनों को एक ही जगह पे वाउंड किया हुआ है। देखो प्राइमरी कोयल जो है ना वो हमारे लिए इनपुट है, जहाँ पे हमको एसी सिग्नल देना हो, एसी वोल्टेज हमको जहाँ पे अप्लाई करना होता है, ये प्राइमरी कोयल जो है ना वो हमारे लिए इनपुट है, और ये सेकेंडरी हमारे लिए आउटपुट है। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चर ज़्यादा यूज़ होगा, क्यों? बिकॉज यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक ही जगह पे, एक ही एक्सिस पे बाउंड किया हुआ है, तो अब डेफिनेटली क्या होगा कि जितना भी फ्लक्स प्राइमरी में प्रोड्यूस होगा वो 100% डेफिनेटली सेकेंडरी में लिंक होगा ही होगा, बिकॉज वो दोनों एक ही जगह पे है। तो क्या ये फ्रेंड्स आपको समझ में आया? और वापस से मैं आपको बोलूंगा कि ये आपको जो दिख रहा है वो क्रॉस सेक्शन है, ऐसे बहुत सारे लेमिनास को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके ये पूरा क्यूबॉइड या होलो क्यूबिकल जैसा पूरा बनाया हुआ था, पूरा सिस्टम बनाया होता है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी आपने ट्रांसफार्मर खोला है, कभी देखा है आपने ट्रांसफार्मर? किसी ने ट्रांसफार्मर, पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट किसी ने ट्रांसफार्मर देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में? सर वो तो बट ऐसे वायर्स से फेंस्ड नहीं होता। हाँ, वाया एकदम बराबर बात है आपका। ये यहाँ पे जो प्राइमरी कोयल एंड सेकेंडरी कोयल जितना दिखाया हुआ है, इतने इतने टन्स नहीं होते, वहाँ पे टन्स, थाउजेंड्स नंबर ऑफ टन्स आर देयर इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो पूरा ट्रांसफार्मर आपको बहुत कम दिखेगा, उसका जो सॉफ्ट आयन का पार्ट है ना वही आपको दिखेगा आजू बाजू, बाकी अंदर पूरा का जो अंदर जो है ना उसका पूरा सिचुएशन आपको ये वायर के द्वारा कवर हो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल के द्वारा कवर हो जाएगा, ऐसा दिखेगा आपको। जो अगर ट्रांसफार्मर आपने देखा है, देखो मैं अगर कोई मुझे इमेज मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक मैंने 6 चैप्टर में बताया था आपको, एम आई राइट फ्रेंड्स? हाँ सर। 6 चैप्टर के अंदर मैंने बताया था आपको। तो ट्रांसफार्मर का ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल को अलग अलग से या फिर एक ही स्ट्रक्चर के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल को कनेक्ट करना होता है। बट एक चीज़ कंफर्म्ड है कि यहाँ पे ज़रूरी ये है कि प्राइमरी में जब आप करंट पास करते हो तो जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो सेकेंडरी के साथ लिंक हो, वो ज़रूरी है। अब वो कैसे वर्क करता है मैं अब आपको बताऊं। अब आप क्या करने वाले हो, प्राइमरी में आप एसी वोल्टेज को कनेक्ट करोगे, तो आप प्राइमरी में जब वोल्टेज को कनेक्ट करोगे तो क्या होगा कि वहां से करंट पास होगा, बट कौन सा वाला करंट? एसी करंट पास होगा जो टाइम के साथ वराई हो रहा है। अब कोयल का मतलब इंडक्टर, अब इंडक्टर में से जब करंट पास होगा तो इंडक्टर विल बिहेव एज अ सोलेनॉइड, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स उसके साथ लिंक होगा, और प्राइमरी का फ्लक्स खुद के साथ तो लिंक होगा ही होगा, बट वही फ्लक्स सेकेंडरी के साथ भी लिंक हो रहा है, बट यहाँ पे मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा
एज अ करंट इज वेरी विद द टाइम। देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है मोनी, बी इज इक्वल टू मोनी। अब ये करंट जो है ना वो टाइम के साथ वेराई हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ वेराई होगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेराई हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी टाइम के साथ वेराई होगा। तो फ्रेंड्स जब कोई कोयल के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो टाइम के साथ वेराई हो रहा है, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? इफ द फ्लक्स लिंक विद द coil vary with the time, then EMF is induced। प्राइमरी कोयल में हम ऐसा कह सकते हैं कि सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिनन क्रिएट होगा, बिकॉज वहाँ पे खुद का ही फ्लक्स खुद के द्वारा लिंक हो रहा है, और वहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। बट सेकेंडरी के अंदर म्यूचुअली इंडक्शन होगा और वहाँ पे म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब सोचो अगर आप डीसी में काम कराओगे तो डीसी में क्या होगा? सेकेंडरी में ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा, बिकॉज डीसी में तो करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा। तो डीसी में तो क्या होगा कि इनपुट में तो आप वोल्टेज दोगे कुछ डीसी वोल्टेज, बट आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। तो ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क ऑन द डीसी, इट कैन वर्क ओनली इन द एसी। तो अब आपको कोई ऐसा पूछे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो आप ऐसा कह सकते हो कि इट विल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मोर प्रिसाइजली आई शुड से इट वर्क्स ऑन द सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, on the principle of the self and mutual induction और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ ये जो उसका प्रिंसिपल हो गया। तो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिया। अब वर्किंग एंड डेरिवेशन, तो दैट इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 4 मार्क का क्वेश्चन। डिस्कस द वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड डिराइव द इक्वेशन फॉर द ट्रांसफार्मर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अब हमारा टॉपिक क्या है फ्रेंड्स? वर्किंग एंड डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का क्वेश्चन फ्रेंड्स, डोंट गो एनीवेयर प्लीज फ्रेंड्स, बी विथ मी। एक 4 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। 5-10 मिनट अभी मेरे साथ बैठो। क्वेश्चन ऐसा है, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर derive equation EP upon VP upon VS और VS upon VP is equals to NS upon NP is equals to R is equals to IP upon IS for ideal transformer। So that is a very 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 important question। देखो प्लीज look at here। Suppose number of turn in primary and secondary coil are NP and NS respectively। Now when AC supply is given to primary coil,
to primary coil, magnetic field is produced. And due to soft iron core, almost whole magnetic field lines will link with, क्या लिखूं मैं, will link with, बोलो क्या लिखूं, secondary coil as well. Now flux, net flux, now net flux link with the primary coil. देखो जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतना फ्लक्स ज्यादा लिंक होगा. सो नेट फ्लक्स लिंक विथ अ coil phi net, phi total is proportional to the number of turns. So net flux linked with the coil is always proportional to its number of turns. So because of that, net flux of a secondary upon net flux of the primary is equals to number of turns in the secondary upon number of turns of the primary. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ फ्रेंड्स? तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि phi secondary is equals to number of turns in the secondary upon number of turns in the primary into phi primary. Differentiating both the side with respect to time. Differentiating with respect to time both the side. तो ये ns upon np तो है ना, वो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे और ddt हो जाएगा. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. Now due to electromagnetic induction, EMF induced in the primary coil, उसको VP बोलते हैं. तो VP इज इक्वल टू मैं कह सकता हूं कि d phi p by dt, neglecting the negative sign, and EMF induced in a secondary coil Vs is equals to d. तो देखो ये phi p and phi s है ना, वो टोटल फ्लक्स ही है. तो टोटल फ्लक्स है तो इसके लिए यहाँ पे n लिखने की, इंटू n लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू n लिखने की जरूरत नहीं है. तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3 and 4, अब देखो इक्वेशन नंबर 3 and 4 को देखो, तो उसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 and 4 के ऊपर से हम कह सकते हैं इक्वेशन 2, 3 and 4. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 and 4, 3 and 4, देखो ये डी फाई एस बाई डी टी के बदले मैं लिख सकता हूँ वी एस. तो वी एस इज इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी इन टू वी पी. तो फाइनली फ्रेंड्स, सेकेंडरी का वोल्टेज अपॉन प्राइमरी का वोल्टेज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी. इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, इसको है ना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं. तो ऑब्वियसली अगर आर ग्रेटर देन 1 है, देखो आप सीधी सी बात है कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखो. देखो नंबर ऑफ टर्न्स कौन से कोयल में ज्यादा रखना है वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है. अगर आप सेकेंडरी कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखते हो तो ये रेशियो 1 से ज्यादा हो जाएगा. तो इसका मतलब कि ये सेकेंडरी का वोल्टेज भी आपको ज्यादा मिलेगा. तो अगर ये रेशियो 1 से ज्यादा है तो सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ जाएगा. तो इसको कौन सा वाला ट्रांसफॉर्मर बोलेंगे हम? सेकेंडरी में मतलब आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा मिला इनपुट से, तो वो स्टेप अप हो गया.
अगर ये रेशियो हम 1 से कम रखेंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में हम कम रखेंगे प्राइमरी से, तो सेकेंडरी का वोल्टेज भी कम हो जाएगा, तो उसको कौन सा वाला ट्रांसफॉर्मर बोलेंगे, तो फिर उसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। तो ये जो हमने इक्वेशन डिराइव किया वो कोई भी ट्रांसफॉर्मर के लिए वैलिड है, चाहे वो आइडियल है या नहीं है। हाँ, हम ऐसा मान के चले हैं कि जितना भी फ्लक्स प्राइमरी में है वो पूरा फ्लक्स सेकेंडरी के साथ कनेक्ट हो रहा है, वो ऐसा हम मान के चले हैं कि प्राइमरी में जितना भी फ्लक्स है वो पूरा सेकेंडरी में कनेक्ट किया हुआ है, वो ऐसा मान के चले हैं। बट ये जो इक्वेशन है वो कोई भी टाइप के ट्रांसफॉर्मर के लिए वैलिड है। तो एक सिंपल सी चीज़ ऐसी है कि अगर आपको स्टेप अप करना है, तो आप जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल को बनाते हो तो सेकेंडरी में आपको नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखना है। अगर आप सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रख दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसफॉर्मर जो होगा वो स्टेप अप हो जाएगा, सेकेंडरी में वोल्टेज भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। अगर आपको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाना है तो आपको क्या करना है, सेकेंडरी का वोल्टेज आपको सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स आपको कम रखना है प्राइमरी से, तो वहां पे आपको सेकेंडरी का वोल्टेज भी कम मिलेगा। सो दैट विल बी अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। बट वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ट्रांसफॉर्मर कैन वर्क ओनली एंड ओनली इन द एसी वोल्टेज। डीसी पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिनन प्रूव ही नहीं होगा, प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो ये जो मैंने प्रूव किया वो कोई भी ट्रांसफॉर्मर के लिए मैंने प्रूव किया। बट सपोज हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो आइडियल है, तो फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो अगर ट्रांसफॉर्मर, वैसे कोई भी ट्रांसफॉर्मर आइडियल नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ टाइप के लॉस होते हैं। बट मान लो कि हमारा ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, फॉर ट्रांसफॉर्मर इफ ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल, तो आपका सेकेंडरी का पावर एंड प्राइमरी का पावर सेम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सेकेंडरी एंड प्राइमरी का पावर अगर सेम हो जाएगा, सो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट हैपन नाउ, तो अब यहाँ पे ऐसा होगा कि इनपुट एंड आउटपुट पावर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि भैया तो वी पावर इन सेकेंडरी इज इक्वल्स टू पावर इन प्राइमरी। अब फॉर द आइडियल ट्रांसफॉर्मर, अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो ऐसा होगा, तो वी एस आई एस पावर इज इक्वल्स टू वी आई इज इक्वल्स टू वी पी आई पी। तो अब क्या होगा, तो फिर वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल्स टू आई पी अपॉन आई एस हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5। तो फाइनली फ्रॉम इक्वेशन आगे जो था वो कुछ था, इक्वेशन 4 and 5 आई कैन से 4 and 5 आई कैन से वी एस अपॉन वी पी, ये इक्वेशन नंबर 6 बोल देते हैं उसको, और इक्वेशन 5 and 6 फॉर इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन 5 and 6। अब वी एस अपॉन वी पी इक्वल टू हमने प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था, एन एस अपॉन एन पी प्रूव किया था। बट अब इसको हम आई पी अपॉन आई एस भी बोल सकते हैं इज इक्वल टू आर। बट ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया वो किसके लिए है भैया, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर पावर और आइडियल ट्रांसफॉर्मर। वो जो आगे वाला था वो कोई भी ट्रांसफॉर्मर के लिए वैलिड था, ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए वैलिड है। तो फ्रेंड्स, ये 4 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पे हमने ख़त्म किया। बट मैंने आपको बताया कि कोई भी ट्रांसफॉर्मर आइडियल नहीं होता है, उसके अंदर थोड़े बहुत लॉसेस होते हैं। तो ये 2 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच आर द लॉसेस, 2 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच आर द लॉसेस अकरिंग इन द ट्रांसफॉर्मर। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे 3-4 टाइप के लॉसेस होते हैं। सो कोई भी ट्रांसफॉर्मर आइडियल नहीं होता है। उसमें जो आउटपुट पावर मिलता है ऑलवेज इनपुट से कम होता है, आउटपुट पावर ऑलवेज इनपुट से कम होता है, बिकॉज कुछ ना कुछ एनर्जी वहाँ पे लॉस हो जाती है। तो सबसे पहले फ्लक्स लीकेज, तो क्या होता है फ्रेंड्स कि हमने ऐसा मान के चला था कि जितना प्राइमरी के अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक हो रहा है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा 100% पॉसिबल नहीं है। प्राइमरी के अंदर जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसमें से कुछ ना कुछ तो फ्लक्स फील्ड लाइंस जो है ना वो एयर के अंदर जाएगी,
100% फ्लक्स सेकेंडरी में कनेक्ट हो ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो फ्लक्स लीक हो जाएगा। मतलब इनपुट में जितना एनर्जी आप दोगे उतना आउटपुट में आपको 100% नहीं मिलेगा। तो ये फर्स्ट लॉस है। सेकंड थिंग, हमने ऐसा मान के चला था कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो कोइल्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोइल्स है, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बट उसका कुछ ना कुछ तो ओहमिक रेजिस्टेंस होता है, ओहमिक रेजिस्टेंस ऑफ द कोइल, उसका रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोइल। तो उसके द्वारा क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो हीट जनरेट होगा। ये रेजिस्टेंस के है तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी अकॉर्डिंग टू हीट जनरेट होगा। तो ये हीट जनरेट होगा तो वो मुफ्त में थोड़ी ना होगा, वो हमारे जो सिस्टम के जो एनर्जी है उसके एट द कॉस्ट ऑफ दैट वो हीट जनरेट होगा। तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल के जो रेजिस्टेंसेस है उसके द्वारा भी कुछ ना कुछ लॉस होता है। थर्ड, हमको पता है कि ट्रांसफार्मर में एडी करंट का इफेक्ट अगर कम करना है तो उसका जो सॉफ्ट आयन का जो कोर रीजन है, सॉफ्ट आयन का जो अंदर का रीजन है, उसको लेमिनास में डिवाइड करना है, तो आपका एडी करंट का इफेक्ट डिक्रीज होगा। बट एडी करंट 100% एलिमिनेट नहीं होगा, 100% वो एडी करंट एलिमिनेट नहीं होगा। तो बिकॉज ऑफ द एडी करंट ऑल्सो देयर विल बी सम लॉस। एडी करंट के द्वारा भी, एडी करंट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वो सॉफ्ट आयन का जो कोर पार्ट है, सॉफ्ट आयन का जो मटेरियल है उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, और वो भी कुछ ना कुछ तो लॉस करेगा। तो ये एडी करंट में भी कुछ ना कुछ लॉस होगा। एंड नंबर 4, यहाँ पे एसी साइकिल है, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या होगा कि हिस्टेरिसिस साइकिल खत्म हो जाएगा। एंड हिस्टेरिसिस साइकिल खत्म होगा तो आपको पता होगा कि एरिया एंक्लोज्ड बाय द हिस्टेरिसिस साइकिल विल गिव यू द हीट एनर्जी लॉस्ट इन वन कंप्लीट साइकिल। तो हिस्टेरिसिस साइकिल में भी मतलब इनडायरेक्टली कोर को मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइजेशन के द्वारा in magnetization and demagnetization of core, magnetization and demagnetization of the core, there are also some losses. In that particular situation also कुछ ना कुछ तो लॉस होगा। तो फ्रेंड्स ये 4 टाइप के लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर में, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो सेकेंडरी का जो पावर होता है वो ऑलवेज प्राइमरी के पावर से कम रहता है इन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो इन प्रैक्टिस ट्रांसफार्मर ये सेकेंडरी का मतलब आउटपुट का पावर ऑलवेज कम होता है। और फाइनली ये ख़त्म होने के बाद ट्रांसफार्मर के यूजेस दिए हुए हैं, और ट्रांसफार्मर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए कैसे यूज़ होता है वो तो मैंने पहले आपको पढ़ा दिया। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31 जो है ना वो एक साथ आपको 4 मार्क पे पूछेंगे। फिर 32 में स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। एंड उसके बाद 33 क्वेश्चन 2 मार्कर क्वेश्चन विच आर द लॉसेस अकरिंग इन द ट्रांसफार्मर वो भी डिस्कस कर दिया। एंड 34 एंड 35 वो ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशंस है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर के जितने भी थ्योरी थे वो पूरे थ्योरी यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। तो आज का होमवर्क मैं अभी आपको भेजता हूँ। फ्रेंड्स प्लीज़ डू द होमवर्क एंड गिव द एग्जामिनेशंस in the regular base, that will be help you to get the good marks in the examination, board examinations. So please friends, आपके लिए अच्छी बात यह है कि बहुत जो डिफिकल्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स जो थे, जैसे हमने मैग्नेटिज्म में 4th एंड 5th चैप्टर में देखा तो बहुत ही हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स थे वो एडिशनल एक्सरसाइज में। तो ये इस साल आपको बेनिफिट ये हुआ है कि आपके गुजरात बोर्ड के एग्जाम, गुजरात बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए बारे में बोल रहा हूँ मैं, कि जो चैप्टर में जो जितने भी चैप्टर में जो अच्छे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल थे वो सारे उन लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। मैंने आपको एक पूरा लिस्ट दिया है आपके व्हाट्सएप में कि कौन सा पार्ट एलिमिनेट हो गया है। तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर करोगे तो ये फिजिक्स के अंदर अब ऐसा सिलेबस आ गया है कि अगर थोड़ा आप ट्राई करो तो आराम से 85 90 तक आराम से 95 तक आराम से पहुंच सको, ऐसा सिलेबस है। 50% MCQ है, 50% सब्जेक्टिव है। MCQ में मैं आपको जो असाइनमेंट देता हूँ वो करोगे तो 100% उसके जैसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे बोर्ड के एग्जाम में। नंबर 2, बाकी का जो 50% है उसमें 25 to 30 मार्क्स के न्यूमेरिकल होते हैं एंड 20 to 25 मार्क्स के थ्योरी होते हैं। तो मैं आपको न्यूमेरिकल, उन लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल एलिमिनेट कर दिए है। अब जो बाकी बचे हैं वो तो बहुत ईजी है, आप थोड़ा ट्राई करोगे, 1-2 बार लिखोगे तो पूरे न्यूमेरिकल्स भी प्रिपेयर कर सकते हो।
थियोरी में मैं आपको स्पेसिफिकली बोल देता हूँ कि ये थियोरी करना है, ये नहीं करना है। वैसे 1 to 5 चैप्टर का मैंने पूरा लिस्ट बना के आपको दिया था वहाँ पे, और ये 6, 7, 8 चैप्टर का भी मैं आपको दे दूंगा कि कौन कौन से थियोरी आपको करना है। वैसे मैं एट द टाइम ऑफ लेक्चर तो बोल ही देता हूँ, बट उसका लिस्ट भी मैं आपको भेज दूंगा कि कौन कौन से थियोरी आपको एज अ लर्न बाय हार्ट करना है। बट फ्रेंड्स, आप समझ के साथ मेरे साथ साथ थोड़ा वर्क करो तो आराम से फिजिक्स के अंदर आप 90, 95 उससे भी ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। थोड़ा सिस्टमेटिकली समझ के आप थोड़ा प्रिपेयर करो, एग्ज़ाम्स होमवर्क रेगुलर बेस पे करो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। आज का सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स, वापस से कल मिलेंगे। कल हमारा लेक्चर रेगुलर बेस पे है, तो आज का सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ।